हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे पवन, और पवन टॉपिक में हमने 2 क्लास से पहले पढ़ ली है। पहली क्लास में हमने वायुदाब के बारे में पढ़ा, दूसरी क्लास में हमने पवन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। पवन को प्रभावित करने वाले कारक दाब, प्रवणता बल, कोरियालिस बल और घर्षण बल, तीनों की बात हम कर चुके थे। और लास्ट में हमने बात की थी घर्षण बल की, और घर्षण बल में हमने कहा था कि धरातल से 3 किलोमीटर ऊपर जाने पर घर्षण बल 0 हो जाता है। धरातल की बजाय समुद्र पर घर्षण बल कम होता है, इसलिए पवनें समुद्र में तेज गति से चलती हैं। ओके, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। और उसी कड़ी में घर्षण बल से संबंधित एक पॉइंट हमारे बनता है, और वो आपका बनता है भूविक्षेपी पवन का। भूविक्षेपी पवन, ये आपकी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है। 2015 से 20 तक हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में पूछा गया है। इसका नाम होता है जियोस्ट्रोपिक विंड्स। जियोस्ट्रोपिक विंड्स इनको कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है कि घर्षण बल 0 हो। घर्षण बल 0 हो। घर्षण बल 0 तभी होगा जब आप धरातल से 3 किलोमीटर से ऊपर जाओगे, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है समदाब रेखा। समदाब रेखा सीधी हो, सीधी हो। ये दोनों चीजें जब होती हैं तो तीसरी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। आप देखिए, ये समदाब रेखा है, सीधी है, ये दूसरी है, ये तीसरी। थोड़ी बहुत बात अलग है, लेकिन लगभग सीधी होनी चाहिए। 1005 मिलीबार, 1010 मिलीबार, 1015 मिलीबार, 1020 मिलीबार, 1025 मिलीबार। ये आपका हो गया HP हाई प्रेशर, और इधर हो गया LP लो प्रेशर। सामान्य सिस्टम कहता है कि पवन HP से LP की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए कि कोरियालिस बल भी काम करता है। मान लो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का चित्र है, दक्षिणी गोलार्ध का। तो दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण, कौन से बल के कारण? कोरियालिस बल के कारण पवनें किधर मुड़ेंगी? आपके बाईं ओर। सामान्य वे में तो इधर चलनी चाहिए, लेकिन ये अब ऐसे चलनी चाहिए थी। ये भी सामान्य बात ही होती है कि न्यून कोण पे पवनें समदाब रेखाओं को काटती है। लेकिन यहां एक और विशेष बात है, और वो विशेष बात क्या है कि यहां घर्षण बल 0 है। और जब इसको कोरियालिस बल इस पवन को ऐसे धकेल रहा है तो नीचे रगड़ने वाला बल है ही नहीं, चिकना पड़ा है, यहां घर्षण बल नहीं है। तो ये पवन जो है वो कोरियालिस बल से एकदम सीधी हो जाती है और ऐसे चलना शुरू कर देती है। अब आपकी ये जो पवन है ये ऐसे चलना शुरू कर देती है। ऐसे कैसे चलना शुरू हो गई? समदाब रेखाओं के समानांतर। और जब ये पवन समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है तो इसका नाम होता है भू विक्षेपी पवन। क्या नाम होता है भी? भू विक्षेपी पवन। भू विक्षेपी पवन नाम होता है। देखिए आप अगली बात, जब घर्षण बल 0 हो, 0 हो तो दाब प्रवणता बल, ये आपका दाब प्रवणता बल है,
ए स्थान और बी स्थान के बीच में जो बल है ये दाब प्रवणता बल है। तो दाब प्रवणता बल व कोरियालिस बल, कोरियालिस बल, कोरियालिस बल जिसके कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, कोरियालिस बल संतुलित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं तथा पवन समदाब रेखाओं के, समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है, समानांतर चलती हैं, जिन्हें भू विक्षेपी पवन कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहते हैं। ये आपकी पहली बात थी जिसको भूविक्षेपी पवन कहते हैं। हिंदी में कई कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ये जियोस्ट्रोपिक या स्ट्रोपिक, जियोस्ट्रोपिक पवन, जियोस्ट्रोपिक पवन भी कह देते हैं इसको। तो ये जियोस्ट्रोपिक पवन या जियोस्ट्रोपिक पवन भी नाम हो जाता है इसका। ठीक है जी, ये आपकी एक बात थी। आगे की बात अभी आवाज तो आ रही है ना? ओके, चलो अगली बात पे चलते हैं। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कोई बच्चा यदि आवाज आ रही है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल आज थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी। हाँ, अब हम बात पे चलेंगे दूसरी पे। अब हमारा आगे का टॉपिक जो है वो क्या कहता है, वो कहता है पवन के प्रकार, कि पवन कितने प्रकार की होती है। कोई बताएगा पवन कितने प्रकार की होती है? शाबाश, पवन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सामान्य बच्चा बताएगा व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। लेकिन बेटा ये केवल एक स्थायी पवन के प्रकार हैं। आपकी पवन 3 प्रकार की कौन सी होती है? पहली होती है स्थायी पवन। स्थायी पवन का मतलब है जो पूरे साल चलती है, पूरे साल चलती है। प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं इनको। प्लेनेटरी को जब आप हिंदी में कहोगे तो वो हो जाएगा ग्रहीय पवन। पूरे पृथ्वी ग्रह पर ये एक साथ चलती, इसलिए इनका नाम होता है ग्रहीय पवन। इन्हीं का एक नाम और भी हो जाता है सनातन पवन, सनातन पवन। ओके, स्थायी पवन, ग्रहीय पवन, और कई कई बार हमारे भारत में केवल प्रचलित पवन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो पवन प्रचलित है वो यही है। आपके गांव में पवन यदि किसी आप बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछोगे तो वो पवन 4 बताएगा, पूर्वा, पछुआ, उत्तरादि और दक्षिणादि, और ये चारों पवनें यही होती हैं। तो इसलिए इनका एक नाम प्रचलित पवन भी होता है। दूसरा आपका होता है जिसको अस्थाई भी कह देते हैं। ये स्थाई, ये अस्थाई। कई बार इनको अर्धस्थाई भी कह देते हैं, अर्धस्थाई पवन, अर्धस्थाई पवन। इसमें क्या होता है, ये वाली जो पवन होती है स्थाई पवन, इसमें पूरी साल एक ही क्षेत्र होता है और एक ही दिशा होती है। ये वाली पवन होती है ना, इसमें क्षेत्र तो वही रहता है, लेकिन इसकी दिशा जो है वो साल में कम से कम एक बार बदल जाती है। साल में कम से कम एक बार बदल जाती है आपकी दिशा। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, अर्धस्थाई या अस्थाई पवन कह देते हैं। ओके, ये आपकी बात थी।
इसके बाद जो हम बात करेंगे, तीसरे प्रकार की पवन कौन सी होती है बताओ? तीसरे प्रकार की आपकी होती है स्थानीय, स्थानीय पवन, जिसको हम कहेंगे लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो किसी स्थान विशेष पे चलती है। क्षेत्र का मतलब होता है, क्षेत्र का मतलब तो होता है जैसे 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, तो ये तो हो जाएगा आपका क्षेत्र। और स्थान का मतलब होता है जैसे पश्चिमी राजस्थान, ये स्थान है, ये आपका स्थान होता है। तो इस प्रकार हमारे पवनें 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी, इसका एक और नाम भी हो जाता है कई बार भूमंडलीय पवन, क्योंकि ये पूरे भूमंडल पे एक साथ चलती, पूरे पृथ्वी ग्रह पे एक साथ चलती, इसलिए इसका एक भूमंडलीय पवन भी नाम होता है। इसका भी एक और नाम हो जाता है वैसे सामयिक, सामयिक पवन। इसको सामयिक क्योंकि दिशा जो होती है वो समय के अनुसार बदलती है, तो सामयिक पवन भी नाम होता है। ये आपकी बात है। अब हम पहली पवन पढ़ेंगे स्थायी पवन। सबसे शुरू करेंगे स्थायी पवन। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं, फिर शुरू करेंगे। हाँ, चले हमारी पहली पवन की ओर चलेंगे हम, और उसका नाम है स्थायी पवन। ये नाम तो आपको सारे याद रखने। स्थायी पवन, अभी मैं बता भी दूंगा कौन सा नाम क्यों दिया गया। घरीय पवन, भूमंडलीय पवन, सनातन पवन, सनातन पवन, प्रचलित पवन। इंग्लिश में इनको कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। तो ये प्लेनेटरी विंड्स रहती है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पवनों का क्षेत्र और दिशा, ये दोनों क्या रहेंगी, वर्ष भर समान रहते हैं। मतलब उसी क्षेत्र में पूरे साल चलती हैं, उसी दिशा में पूरे साल चलती हैं। एक ही क्षेत्र एक ही दिशा में चलती, तब इनका नाम है स्थायी। पूरे पृथ्वी ग्रह पर एक साथ चलती, जैसे अभी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी विषुवत रेखीय निम्न वायुदा पेटी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच विषुवत रेखीय निम्न वायुदा पेटी एलपी, लो प्रेशर बेल्ट, और ये आपका 30 से 35 के बीच हाई प्रेशर बेल्ट एचपी, और नीचे भी आपके 30 से 35 के बीच एचपी। अब पृथ्वी पर ऐसे वायुदा पेटियां हैं, आपको सबको पता है, ये आपकी 60 से 65 वाली एलपी है, और ये एचपी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, और ये लो प्रेशर है। तो पृथ्वी पर ऐसी वायुदा पेटियां हैं, और इन वायुदा पेटियों के बीच में पवन चलती है एचपी से लो प्रेशर। ये ऐसे पवन चलती है। ये जो पवन चलती है ये पूरी साल इसी क्षेत्र में चलती है। जैसे ये पवन 5 से 30 के बीच चलती है, तो पूरे साल 5 से 30 के बीच पूरी पृथ्वी पे एक साथ चलती है। 5 से 30 का क्षेत्र चाहे पूरी पृथ्वी पे कहीं पर भी है, सब चलती है। तो पूरे पृथ्वी ग्रह पर एक साथ चलती,
भूमंडल यानी पूरी पृथ्वी पर एक साथ चलती है। सनातन का मतलब है सदा, पूरी साल, वही बात है। प्रचलित, भारत में इन पवनों का नाम ही प्रचलित होता है परवा, पूर्वा, पिछवा या पछवा, और एक ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुव से आती है उत्तरादि, दक्षिणी ध्रुव से आती है दक्षिणादि। ये आपकी बातें होती हैं। ओके, अभी आपको इतनी बातें समझ में आ गई क्या? एक बार बताओ। हाँ, देखो अगली बात, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। पहली बात, ये पवन वर्ष भर एक ही क्षेत्र एवं एक ही दिशा में चलती है, अतः इन्हें स्थायी पवन कहते हैं। अतः इन्हें स्थायी पवन कहते हैं। सही बात है भाई। दूसरी बात आप देखिए, इसके बाद क्या होता है, ये पवन उच्च वायुदाब पेटी, ये उच्च वायुदाब पेटी, पेटी का मतलब होता है बेल्ट, बेल्ट का मतलब क्षेत्र, पूरी पृथ्वी पर ये पेटी होती है, उस पेटी से लो प्रेशर की ओर चलती है, लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। ये बात आपको ओके। हाँ, चलो कोई प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, हाँ समस्या का समाधान हो गया। चलो, ये पवन उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, ठीक बात है भी। बाकी पवन क्या करेंगी, किसी एक स्थान पे उच्च वायुदाब है, दूसरे स्थान पे निम्न वायुदाब है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चल जाएंगी। लेकिन ये तो एक पेटी से दूसरी पेटी की ओर चलती है, ये बात ध्यान रखना। ओके, हाँ, ये पूरे पृथ्वी ग्रह पर एक साथ चलती है, अतः इन्हें गहरीय पवन कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, गहरीय पवन कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें तीन बातें काम की थी, क्षेत्र पूरे साल एक रहेगा, दिशा पूरी साल एक रहेगी। ये पवन जो चलेंगी वो उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगी, पूरे पृथ्वी ग्रह पे एक साथ चलेंगी। अब ये आपकी 5 से 30, नीचे 5 से 30, पूरे पृथ्वी ग्रह पे चलेंगी। अब वायुदाब पेटी कितनी है, 7, वायुदाब पेटी कितनी है, 7, तो पवन कितनी होंगी, 3। देखो, एक दोनों तरफ, ये तो एक ही है, ये 2, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। तो आपके पास स्थायी पवन कितनी होंगी, 3। स्थायी पवन मुख्यतः 3 होती हैं।
मुख्यतः इसलिए लगाना पड़ा कि एक चौथी प्रकार की और होती है जो अभी आपको अभी बता दूंगा, और ये जो आपकी स्थायी पवन होती है, सेकंड ग्रेड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, लगभग हर परीक्षा में आया है। कोई ज्यादा नहीं करा है, 5 मिनट का ही निकला है। तो ये क्लास आपके कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से पहले ऐप में शो नहीं हो रही थी, अभी हो गई, तो आप अभी जुड़ जाओ। एक बार रिवीजन करा देता हूं, चलो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रिवीजन करा देता हूं। हमने शुरुआत आज की यहां से की थी, और हमने शुरू किया, सबसे पहली पवन कौन सी थी? सबसे पहले हमने भूविक्षेपी पवन की। तो भूविक्षेपी पवन में आप दोबारा पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन हमने कहा कि घर्षण बल शून्य हो, समदाब रेखा सीधी हो, तो दाब प्रवणता बल और कोरियलिस बल दोनों संतुलित हो जाते हैं, और पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलना शुरू कर देती है, और इन पवनों को हम भूविक्षेपी पवन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने बताई कि पवन 3 प्रकार की होती है, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय। ठीक है जी। फिर हमने बताई कि स्थायी पवन जो होती है वो क्या होती है? तो जो पवन पूरे साल एक ही क्षेत्र, एक ही दिशा में चलेंगी, स्थायी पवन होंगी। ये पवन उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, पूरे पृथ्वी ग्रह पर एक साथ चलती है, इसलिए इन्हें घरीय पवन कहते हैं। वायुदाब पेटी 7 है, इसलिए स्थायी पवन कितनी होती है? 3। ये आपकी बात थी, यहां तक की बात हमने कर दी। अब हम शुरू करेंगे। स्थायी पवन मुख्यतः 3 होती है। ये मुख्यतः लगाना जरूरी है, नहीं तो 4 हो जाती हैं। चौथी को कुछ विद्वान स्थायी मानते और कुछ नहीं मानते, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, देखना आप। हाँ, कौन कौन सी होती है भाई? 1 नंबर होती है व्यापारिक पवन। कौन सी पवन होती है? व्यापारिक। 2 नंबर होती है पछुआ। पछुआ को कहते हैं वेस्टर्लीज, व्यापारिक को कहते हैं ट्रेड पवन या ईस्टर्लीज। और तीसरी होती है ध्रुवीय पवन। ये 3 पवन आपकी स्थायी पवन होती है। 3 ही क्यों होती है सर? ये 4 क्यों नहीं हुई, 5 क्यों नहीं हुई, 6 क्यों नहीं हुई? तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपको एक बात का पता होगा, पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। पहली वायुदाब पेटी है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट। दूसरी आपकी वायुदाब पेटी है 30 से 35, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, हाई प्रेशर बेल्ट। फिर आपकी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 LP, लो प्रेशर। और फिर आपकी ध्रुवीय HP, हाई प्रेशर बेल्ट। ये आपकी ध्रुवीय HP बेल्ट हो जाएगा। ये 30 से 35 आपका, बार बार नहीं बताऊंगा, ये HP हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। और ये आपका 60 से 65 LP लो प्रेशर हो जाएगा। अब आपकी पवनें चलेंगी, और वो कौन सी चलेंगी उसको देखो। कौन सी पवन चलेंगी? देखो, इस हाई प्रेशर से, किधर से? इस हाई प्रेशर से इधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, 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 और हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यही बात हमने अभी पढ़ी थी। ये पवन उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगे। तो आप बताओ चौथी पवन चलाएंगे कहां? चौथी की तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारे पास ऑप्शन ही इतने का बचा है। क्यों? हमारे पास इससे ज्यादा का ऑप्शन ही नहीं बचा भाई। वायुदाब पेटी 7 है, तो पवन कहां से चलाएंगे? ज्यादा नहीं चल पाएंगे। हाँ,
अब एक काम और कर लो, इनको मोड़ के देख लो। कोरियालिस वाला आपने पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में पवन किधर मुड़ेगी? दाईं ओर, दाईं राइट हैंड साइड। अब उत्तरी गोलार्ध की पहली पवन है, इधर जा रही है, इधर मुंह कर लो, फेरेल का नियम लगा दो। बायज वेलेट का मत लगाओ, फेरेल का लगाओ। फेरेल का नियम कहता है जिस दिशा में पवन जा रही है उस दिशा में आप मुंह कर लो। यदि आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो पवन आपके दाईं ओर मुड़ेगी। ये साहब इसको दाईं ओर मोड़ दी, ये पवन आपके दाईं ओर ऐसे मुड़ेगी, ये आपकी पवन दाईं ओर ऐसे मुड़ेगी, मुड़ गई। अब दक्षिणी गोलार्ध वाली को मोड़ दो, इधर जा रही है तो ये आपके बाईं ओर मुड़ेगी, ये आपका बायां है, तो आप देखोगे ये इधर बाईं ओर मुड़ेगी, मुड़ गई। इस वाली पवन का नाम है जो 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच चलती है, उस वाली पवन का नाम है व्यापारिक पवन। क्या नाम है? व्यापारिक पवन। इस वाली पवन का नाम है व्यापारिक पवन। समझ में आई बात? इसका नाम व्यापारिक पवन है। फिर आप देखो अगली बात, ये पवन किधर मुड़ेगी? बताओ भी, बताओ किधर मुड़ेगी? ये उत्तरी गोलार्ध है, दाईं ओर मुड़ेगी, इधर मुंह कर लो, दाईं ओर इधर हो गया, ये आपकी मुड़ेगी इधर, मुड़ गई। और ये किधर मुड़ेगी? बाईं ओर, इधर मुंह करके बाईं ओर मोड़ दो, ये आपकी बाईं ओर मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई। ये आपकी है पछुआ। ये क्यों पछुआ है वो अभी पता चल जाएगा। दोनों गोलार्धों में ये पश्चिम से चल रही है इसलिए पछुआ है। इस पूरे मामले को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपने यदि मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो। अब देखो ये किधर मुड़ेगी? दाईं ओर। इसका दायां कौन सा होगा? कॉमन सेंस है, ये है वही ये है, तो सेम इधर ही मुड़ेगी। और ये ध्रुव से चल रही है इसलिए इसका नाम होता है ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। और ये बाईं ओर मुड़ेगी, इसका बायां इधर हो जाएगा, बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया अब। और ये ध्रुव से चल रही है इसलिए इसका नाम है ध्रुवीय पवन। अब बताओ चौथी पवन कहां चलेगी? एक जगह और बच गई पवन चलने की, देखो वो कहां बच गई? वो बच गई आपके इधर, चला देते हैं। ये पवन दोनों गोलार्धों से आएंगी और इस 5 से 5 डिग्री के बीच पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव में आके पश्चिम से पूर्व चलना शुरू कर देंगी। बेटा एक बात और याद रखनी है, ये सारी पवन पश्चिम से पूर्व नहीं चलती है, क्योंकि आपने विश्वोत्तरेखीय निम्न वायदा पेटी भी पढ़ी है और विश्वोत्तरेखीय निम्न वायदा पेटी में आपने पढ़ा था कि विश्वोत्तरेखीय क्षेत्र में पवनें गर्म होके ऊपर उठती हैं, और गर्म होके ऊपर उठती हैं तो फिर ये दोनों तरफ से जो पवन आई ये गर्म होके ऊपर उठती है और 30 से 35 के बीच नीचे उतर जाती है। आपको याद होगा कि ये पवन यहाँ आके गर्म होके ऊपर उठती है और 30 से 35 के बीच नीचे उतरती है। और यहां से ये पवन यहां आ गई, यहां से ये पवन यहां आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ गई ना। इसी प्रकार ये पवन यहां आ रही है, ये यहां वाली आपको याद हो तो ऊपर उठती, वो यहां नीचे उतरती, और ये यहां वाली यहां चली गई। यहां वाली आपको पता है इधर तरी थी और यहां वाली इधर आ जाती, तो ये 3 चक्कर बन जाते हैं, 3 चक्कर बन जाते हैं। और इन चक्कर का नाम क्या होता है? तो इस वाले का नाम होता है ध्रुवीय चक्कर, ध्रुवीय चक्कर। इसका नाम होता है हेडली
चक्कर, और इसका नाम होता है फेरल चक्कर। चलो कमेंट करके बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बताओ भाई। हमने गलत लिख दिया भाई, है ना? हाँ गलत लिख दिया। कैसे लिख दिया? ये तो अब मिटना भी मुश्किल है। ये फेरल बीच में आएगा, फेरल बीच में आएगा। इस वाले का नाम है फेरल चक्कर। इसका नाम क्या है? हेडली चक्कर। हेडली चक्कर, इसकी खोज हेडली ने की थी, तो इसका नाम भी क्या होगा? एडली चक्कर। चक्कर या कोशिका, इसका नाम क्या होगा? फेरल चक्कर। और इसका नाम क्या होगा? ध्रुवीय चक्कर। बहुत सारी बात बता दी मैंने। अब एक्चुअली क्या होता है कि लगभग लगभग ये जो दोनों तरफ से व्यापारिक पवन आती हैं, ये दोनों टकराती हैं, इनका 90% भाग ऊपर चला जाता है, लेकिन 10% भाग इधर चला जाता है। और इस पवन का नाम होता है, आपको पता होना चाहिए, इस पवन का नाम क्या होता है जो यहां चल रही है? इसका नाम होता है विषुवत रेखीय निम्न वायु। ओहो हो गलत भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। विषुवत रेखीय पछुआ पवन। पछुआ क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूर्व चल रही है। लेकिन कुछ विद्वान इन पवनों को क्या नहीं मानते? स्थायी पवन नहीं मानते। ये चलती तो पूरे साल है, पूरे साल एक ही क्षेत्र में चलती हैं, लेकिन ये उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर नहीं चलती, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चलती हैं। तो कुछ विद्वान इन पवनों को स्थायी पवन मानते हैं, तो वो तो 4 नंबर स्थायी पवन मान लेते हैं। इसलिए हमने यह वर्ड यूज किया कि मुख्यतः स्थायी पवन 3 प्रकार की होती हैं। एक बार आप लोग कमेंट करें भी, जो लाइव देख रहे हैं वो, कि ये एक तो ये ग्रीन वाला मार्कर दिख तो रहा है ना आपको, एक बात। और दूसरी बात आप ये बताएं, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? मैं आपको यहीं पे एक बात और भी बताना चाह रहा था, दिशा, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, इधर दिखेगा नहीं। जैसे आपको इस पवन की दिशा निकालनी हो, व्यापारिक पवन की, तो आप कैसे निकालोगे? ये उत्तर, ये क्या होता है? पूर्व, ये क्या होता है? दक्षिण, और ये क्या होता है? पश्चिम। तो हमें इस पवन की दिशा निकालनी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ऐसे। तो ये कहां से आई? उत्तर पूर्व से गई, कहां? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण गोलार्ध वाली कहां से आई? दक्षिण गोलार्ध वाली व्यापारिक पवन ऐसे आई। इसका मतलब क्या हो गया? ये आई दक्षिण पूर्व से और गई कहां? उत्तर पश्चिम में। कम दिख रहा है, ये ग्रीन वाला दिख ही नहीं रहा। एक बार आप क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, आगे से ग्रीन वाला मार्कर यूज नहीं करेंगे। हाँ ये दिखता नहीं है। रेड, ब्लैक और एक ये वाला भी ठीक दिख जाता है ना? बाकी मार्कर कम दिखते हैं। ओके चलो शुरू करते हैं। अगली बात पे चले। अब हम शुरू करेंगे पहली पवन से। हाँ धीरे धीरे सब बातें समझ में आ जाएंगी। और इसको हमने नाम नहीं दिया है, तो याद रखें, स्थायी पवन में नाम नहीं देंगे हम। वैसे है तो ये विषुवत रेखीय पछुआ पवन। पछुआ पवन शायद इसके ऊपर ही आता नहीं है चंद्रबिंदु, हिंदी मुझे थोड़ी ज्यादा लिखनी आती नहीं है। हाँ विषुवत रेखीय पछुआ पवन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये पवन ITCZ, ITCZ आपको याद होगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण को कहते हैं।
ओके भी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ, ये पवन ITCZ में 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच चलती हैं। ठीक है जी। अगली बात, ये दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवन होती हैं, व्यापारिक पवन होती हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पश्चिम से पूर्व चलती हैं। ठीक है जी, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चलती है। ये पवन वर्ष भर एक ही क्षेत्र एवं एक ही दिशा में चलती है, एक ही क्षेत्र और एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, लेकिन याद रखना है, परंतु ये उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर, निम्न वायुदाब पेटी की ओर नहीं चलती है, पेटी की ओर नहीं चलती है। अतः कुछ विद्वान इन्हें स्थायी पवन नहीं मानते हैं। यह बात थी भाई, इसलिए हमने कहा कि स्थायी पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वैसे स्थायी पवन है, ये भी चौथी स्थायी पवन है। आप इस बात को भी याद रखने, यह स्थायी पवन है, 4 नंबर की स्थायी पवन है। जरूरत पड़े तो 4 नंबर पे काम ले लेना, नहीं पड़े तो कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात और पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार, कौन सी 2 पवन आपस में टकराती है? व्यापारिक पवन, एक आपको बताएगा ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी पवन आपस में टकराती है? बता दो। कौन सी 2 पवन एक ही क्षेत्र से चलती है? तो व्यापारिक और पछुआ एक ही जगह से चलती, दोनों एक ही जगह से चलती। ऐसे अब आपको जो चित्र में दिख रहा है वो कुछ भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन देंगे तो आपको और बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो, आगे की बात बता देता हूं। एक आपको बताएगा, हाँ जी, अब हम बात करेंगे, जैसे आप कमेंट समझ में आ गया, नहीं आए तो दोबारा पढ़ा देता हूं। हाँ जी, चलते हैं आगे समझ में। तो अब हम चलेंगे 1 नंबर पवन के पास, और 1 नंबर पवन हमारी है व्यापारिक पवन। क्यों भाई? व्यापारिक पवन बहुत आसान बात है, इधर आप समझें इसको।
अब हम एक छोटा सा डायग्राम साथ साथ बनाते चलेंगे, जितना हमें जरूरत होगा उतना ही। ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, और ये 30 से 35, और नीचे भी 30 से 35। आपको पता है इधर हाई प्रेशर होता है, इधर भी हाई प्रेशर होता है, और इधर एलपी होता है। ये साउथ, ये नॉर्थ। पवन कहां से कहां चलेगी? यहां से। किधर मुड़ेगी? इधर। अब आपको इधर मैं दिशा और क्लियर कर देता हूं। ये दाईं और बाईं ओर मोड़ने के बाद आप ऊपर लिखोगे उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब देखो, ये हमारी पवन यहां से यहां आ रही है ना। अब आपसे कोई पूछ ले उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा क्या है, तो आप बता दोगे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है। ये वाली देखो दक्षिणी गोलार्ध वाली, ये इधर चलती है। इधर चलने का मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध वाली दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम चलती है ना। क्लियर हो गई? अब यही बातें आपको बार बार बतानी है बस, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, कुछ भी। पहली बात, ये पवन कहां से कहां चलती है बताओ? ये पवन उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। सही बात है कि नहीं है बताओ? ये कोई बात हम कहीं से लाए हैं क्या बताओ? नहीं लाए, ये हमारे पास थी। ये हमें पता ही है कौन सी वायुदाब पेटी है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ये कौन सी वायुदाब पेटी है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। और ये कौन सी पेटी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो हमने कोई चीज नहीं जोड़ी, जो थी वो की वो बताई है। अब आप इसको अक्षांशों के अनुसार बता दो। तो ये पवन 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच चलती है। सही बात है साहब। अब बताओ, पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं। एक का नाम होता है उष्ण कटिबंध, तो कर्क रेखा से मकर रेखा उष्ण, आगे शीतोष्ण और आगे शीत, और 3 ही पवन है हमारे पास, एक व्यापारिक, एक पछुआ और एक ध्रुवीय। तो ये कौन सी पवन होगी? व्यापारिक पवन उष्ण कटिबंध में चलने वाली, उष्ण कटिबंध में चलने वाली स्थायी पवन है। स्थायी पवन है। ये 3 बात तो एक ही बात पे लिखी हमने कि ये चलती कहां है, बस कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बातें आपको पता ही है। कोई किंतु परंतु वाला में मैटर ही नहीं है। अब आप आ जाओ 2 नंबर बात पे, और 2 नंबर बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है दिशा। दिशा आप बताओ, उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में दिशा बता दो, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में। जल्दी आप कमेंट करके लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई, और नहीं फिर नहीं आई। हाँ, जल्दी से बता दो। बहुत आसान सा जवाब है। उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है? उत्तर पूर्व। इधर लिख दो उत्तर
पूर्व से, पहले उत्तर और दक्षिण दिशा आएगी। आ कहां रही है? यहां। ये क्या है? दक्षिण। और ये क्या है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जाएगी जी, बिल्कुल, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब दक्षिणी गोलार्ध की बता दो, तो ये दक्षिणी गोलार्ध वाली जा कहां से रही है? इससे, बीच से। तो ये चल रही है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। बताओ इसमें मैं कोई मेरी तरफ से कोई बात लेके आया क्या? सब आपके पास थी वही बात बताइए। शाबाश, 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने लिखा है भी। पूनम बिश्नोई, बेटा समझ में आ गई बात यहां तक? या आपके सेकंड ग्रेड 2018 में सीधा सीधा सवाल पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब आप देखो, ये पवन दोनों गोलार्धों में कहां से आ रही है? पूर्व से। पूर्व से, इधर से पूर्व से, इधर से पूर्व से, दोनों गोलार्धों में पूर्व से आती, इसलिए क्या कहते हैं? यह पवन दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में पूर्व से आती है, अतः पूर्वा पवन कहते हैं। अतः पूर्वा पवन कहते हैं। याद रखना, व्यापारिक पवन का एक नाम और हो गया पूर्वा पवन। इतनी बातें समझ में आई तो एक बार आप मुझे बता दो, इससे आगे की बात ज्यादा मुश्किल है नहीं, यही मुश्किल है। ओके जी, दिशा और क्षेत्र सब समझ में आ गया? क्योंकि अब हम इनकी बातें नहीं करेंगे, दूसरी बात करेंगे। अब हमारी अगली बात, व्यापारिक पवन जो होती है, व्यापारिक पवन को सन्मार्गी, सन्मार्गी का मतलब है पूरी साल एक ही मार्ग में चलने वाली पवन, सन्मार्गी या ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। इस ट्रेड शब्द से थोड़ा सा हमारी भूगोल में कंट्रोवर्सी मिलती है। कुछ किताब तो कहती हैं कि ये ट्रेड शब्द जो है, ये ट्रेड, ये व्यापार वाला है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ट्रेड शब्द व्यापार वाला है, और कुछ कहते हैं कि ये ट्रेड शब्द जो है वो जर्मन भाषा का है, और जर्मन भाषा के ट्रैक से लिया गया। ट्रैक, और ट्रैक का मतलब होता है निश्चित पथ। जैसे हम दौड़ लगाते हैं ना स्टेडियम में, वो निश्चित पथ होता है, ऐसे ये कहता है कि ट्रैक का मतलब है निश्चित पथ। हाँ जी, अब शुरू करेंगे हम। थोड़ा सा आज 2-3 बार क्लास सही नहीं चल पाई, एनर्जी लेवल थोड़ा कमजोर हो गया था। चाय पी, अब वापिस 1.5 घंटे, अगले 1.5 घंटे तक लगातार शानदार पढ़ेंगे। जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी बात नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए। बहुत आसान टॉपिक है, कहीं समस्या का कोई मतलब ही नहीं है। आप केवल मेरी बात को समझते रहे तरीके वाइज। हाँ, दोनों बातें। तो अभी क्या है, ट्रेड शब्द जर्मन भाषा के ट्रैक शब्द से लिया गया है, ट्रैक शब्द से लिया गया है, से लिया गया है।
जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है निश्चित या निर्दिष्ट पथ, मतलब पूरी साल एक ही रास्ता, एक ही पथ, और इसी के नाम पे इसको ट्रैक विंड्स, ट्रेड विंड्स नाम दिया गया। ये पवन वर्ष भर एक ही क्षेत्र, या आप इसको मार्ग शब्द उपयोग कर दे तो थोड़ा सा इसमें मिल जाएगा, एक ही मार्ग से चलती है, अतः इन्हें सन्मार्गी पवन व ट्रेड पवन कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो पालयुक्त जहाज होती थी, वो जो इन क्षेत्रों में चलती थी तो इन पवनों के अनुसार चलती थी, है ना, ऐसा भी कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि ये पवनें व्यापार में सहायक थी, ऐसा भी माना गया है। ये पवन व्यापार या व्यापारिक मार्गों में भी सहायक रही। सही बात है ये, लेकिन ज्यादा शब्द जर्मन शब्द वाली बात पे है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर होगी। अब क्या ये पवन वर्षा करेगी बताओ? तो आप एक बात, वो गांव में एक कहावत होती है ना कि गांठ पल्ले बांध लो, पल्ले के गांठ बांध लो चौकस। ये नियम होता है, कोई भी पवन अपने उत्पत्ति स्थान से ध्रुव की ओर जाएगी, आगे जाने पर ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या करेगी? वर्षा करेगी। कोई भी पवन अपने उत्पत्ति स्थान से विषुवत रेखा की ओर जाएगी तो आगे तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो पवन गर्म होगी, और गर्म होगी तो वर्षा नहीं करेगी। कोई भी पवन जो विषुवत रेखा की ओर जाएगी वो वर्षा नहीं करेगी, जो ध्रुवों की ओर जाएगी वो वर्षा करेगी। तो फिर सर इसमें तो फिर एक ही पवन वर्षा करेगी, एक ही जा रही है ध्रुवों की ओर, तो हाँ, तो ये दोनों नहीं करेंगी, न तो ये करेगी, न ये करेगी, न ये करेगी, न ये करेगी। तो इन तीनों में से केवल पछुआ पवन वर्षा करेगी, बाकी वर्षा नहीं करेंगी। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, बात समझ लेनी है। ये पवन जो जो आगे बढ़ती है, इनका तापमान बढ़ता है, इनका तापमान बढ़ता है, अतः इनमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, अतः ये वर्षा बहुत कम करती हैं, आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि वर्षा नहीं करती है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा कहते नहीं। ठीक है जी, अब हमारे एक बात और दिमाग में आ गई।
हमारे एक बात और दिमाग में आई, उसको और सुनो। जैसे कोई भी पवन है, ये 0 डिग्री है, ये 30 से 35 है, 30 से 35, नीचे भी 30 से 35 है, और इधर एक कॉन्टिनेंट है ये वाला। हम केवल इसको इतना सा देख लेंगे, है ना। तो यहां ये पवन इधर से आएंगी, आएंगी ना, और यहां ये पवन इधर से आएंगी। ये अफ्रीका का कौन सा तट है? पूर्वी तट, पूर्वी तट। अब ये पवन यही आगे चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी? यही पवन आगे चलेंगी, तो ये पश्चिमी तट जो है वहां क्या बन जाएंगे? मरुस्थल। इन पश्चिमी तटों पे क्या बन जाएंगे? मरुस्थल। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि ये पूर्व से आएंगी तो समुद्र से पानी लेके आएंगी, तो पूर्वी तट पे तो थोड़ी बहुत बारिश कर देंगी, लेकिन पश्चिमी तट एकदम शुष्क रहेगा। याद रखना, ये पवन महाद्वीपों के पूर्वी तट पर थोड़ी बहुत वर्षा करती है, थोड़ी बहुत वर्षा करती है, परंतु जो जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं, शुष्क हो जाती हैं तथा बिल्कुल भी वर्षा नहीं करती। बिल्कुल भी वर्षा नहीं करती हैं, तो फिर तो क्या स्थिति होगी? तो स्थिति यही होगी, अतः व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। जितने भी मरुस्थल है वो सब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलेंगे। यदि आपके पास एटलस है तो आप अपनी एटलस में शुरू हो जाओ, और सबसे पहले आप उत्तरी अमेरिका में देख लो। उत्तरी अमेरिका में मोजावे सोनरेन, इसी 30 डिग्री तक महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। आप दक्षिण अमेरिका में आ जाओ, आपको यहां पे मिलेगा ये रहा आटाकामा मरुस्थल, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। आप आ जाओ अफ्रीका में, ये रहा सहारा मरुस्थल, ये रहा नामीब मरुस्थल, ये रहा कालाहारी मरुस्थल। इन्हीं क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये पूरा पश्चिमी भाग मरुस्थल का है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण कटिबंध में मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बिल्कुल भी वर्षा नहीं करती। जैसे सारे नाम बता देता हूं, थार भारत वाला, सहारा अफ्रीका वाला, सोनरेन मोजावे उत्तरी अमेरिका वाले मरुस्थल, आटाकामा दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट
ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। आपको अभी तक मैंने मरुस्थल उत्पन्न होने के दो कारण बता दिए। एक 30 से 35 पेटी में मैंने बताया था जहां पवन नीचे उतरेगी वहां एक बात तापमान ज्यादा होगा, दो नंबर बादल नहीं होंगे तो दिन का तापमान ज्यादा रात्रि का कम होगा, बारिश नहीं होगी, और तापीय अपक्षय के कारण धरातल रेतीला हो जाएगा और आपको रेतीले मरुस्थल पाए जाएंगे। यह भी मैंने आपको बता दी थी। दूसरी बात यह बता दी। तीसरी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जिन महाद्वीपों के किनारों पर ठंडी जलधारा बहती है, जिन महाद्वीपों के किनारों पर ठंडी जलधारा बहती है, वो भी मरुस्थल बनने का एक कारण है। आप बताओ कैसे, कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा। ओके, ये पवन वर्षा नहीं करती, ये बात भी ठीक है। और कोई बात? एक बात और याद रखें, हां, स्थायी पवनों में, यानी कि स्थायी पवन 3, व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय। स्थायी पवनों में व्यापारिक पवन सबसे स्थायी एक सुदृढ़, हम सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? बहुत मजबूती के साथ वह नियमित चलती हैं। ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2025 में जब पेपर होगा तब ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आरपीएससी ने दे दिए। अब यही बचा है कि स्थायी पवनों में कौन सी पवन सबसे नियमित, सबसे सुदृढ़ और सबसे स्थायी होती है। तो वो आपकी होती है व्यापारिक पवन, क्योंकि ये वायुदा पेटी केवल ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 30 से 35 वाली और विषुवत रेखा वाली कभी पेटी कमजोर नहीं होती। सूर्य चमकेगा ही चमकेगा, विषुवत रेखा की पवनें ऊपर उठेंगी उठेंगी, 30 से 35 के बीच नीचे उतरेंगी उतरेंगी, व्यापारिक पवन हमेशा चलती रहेंगी। ये कभी डिस्टर्ब नहीं होती। ये सबसे स्थायी और सबसे सुदृढ़ और सबसे नियमित पवन है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बच गई, वो आपको बार बार बताइए, अभी एक बार फिर बता देता हूं, एक बार फिर बताएंगे, फिर अगली में हम सीधा बता देंगे। ये आपकी विषुवत रेखीय निम्न वायुदा पेटी, ये 30 से 35 उच्च वायुदा पेटी, ये 30 से 35 उच्च वायुदा पेटी। आपको एक बात का पता होना चाहिए, ये क्या होती है? एलपी लो प्रेशर, एचपी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। आपको मैंने बताया विषुवत रेखा से पवनें गर्म होके ऊपर उठती है, 30 से 35 के बीच नीचे उतरती हैं, और 30 से 35 के बीच क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब, और विषुवत रेखा पे क्या होता है? निम्न वायुदाब। यहां आपकी कौन सी पवन चलती है? ये पवन चलती है व्यापारिक, ये ऐसे चलती हैं, चलती कि नहीं चलती? ये वाली ऐसे चलती हैं। ये एक पूरा चक्कर हो गया, और इस चक्कर की खोज हेडली महोदय ने की थी। हेडली किसने की थी? हेडली ने, और इसलिए इसका नाम होता है हेडली कोशिका। इसका नाम क्या होता है? हेडली कोशिका। व्यापारिक पवन उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब
पेटी की ओर चलती हैं, की ओर चलती हैं। हाँ, फिर क्या होता है? विषुवत रेखीय पेटी में ये गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा उपोषण उच्च वायुदाब पेटी में, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी में नीचे उतरती है तथा पुनः विषुवत रेखा की ओर चलती। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो लगातार चक्कर काटती रहती है, जिससे क्या बनता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। प्रत्यक्ष व स्थायी, मतलब चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी हो, लगातार रहेगा। स्थायी कोष, इसी को इंग्लिश में सेल कह देते हैं, तो सेल, CLL सेल, तो सेल भी कह देते हैं, कोष या सेल या कोशिका। हिंदी में तो बहुत सारे नाम होते हैं ना, चक्कर, जिससे प्रत्येक स्थायी कोष, सेल, कोशिका चक्कर बनता है। इसकी खोज, इसकी खोज किसने की? हेडली महोदय ने की। हेडली महोदय ने की। अतः क्या करेंगे? इसे हेडली कोष कहते हैं। इसे हेडली कोष कहते हैं। और कोई बात रहे तो बताओ। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? एक बार आप कमेंट करके बताएं मुझे, जो बच्चे लाइव हैं वो, कि ये बात समझ में आ गई क्या? सर, हेडली कोष की स्थापना किसने, खोज कब की? 1735 में। इसकी खोज कब की थी? 1735 में। हेडली कोष की खोज 1735 में की। इसीलिए मैं कहता हूं, रे आप कमेंट करो, आप कमेंट करो। कोई क्वेश्चन पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप और क्या चाह रहे हो। चलो, एक बात और भी कभी कभी बन सकती है। ये जो ऊपर पवन चल रही है ना, ये जो ऊपर चल रही, नीचे तो ये चल रही है, इसका नाम है व्यापारिक। इसका नाम क्या है? व्यापारिक। तो इसका प्रति व्यापारिक पवन भी नाम दे सकते हो आप, प्रति व्यापारिक पवन। तो प्रति व्यापारिक पवन कहां चलती है? प्रति व्यापारिक पवन 5 डिग्री से 30 डिग्री की ओर चलती है। बेटा, प्रति व्यापारिक पवन 5 डिग्री से 30 डिग्री की ओर। और सर व्यापारिक, तो बेटा व्यापारिक पवन किधर चलेगी? व्यापारिक पवन चलेगी 30 डिग्री से 5 डिग्री की ओर। बिल्कुल, ये 30 से 5 की ओर चलेगी।
और वो 5 से 30 की ओर चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? और कोई बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अच्छा, ये जो है ये स्थायी कोष का मतलब होता है लगातार रहती है। हाँ, इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। ये आपके पीटीआई में पिछले एग्जाम में आया था, छोटे छोटे एग्जामों में आता है। एक बार एक सवाल और भी पूछा गया अभी। हाँ, क्या पूछा गया था, मेरे अभी याद आया। कौन सी पवन वायदा पेटियों के खिसकाव के साथ दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं? अच्छा बताओ, अब मान लो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है, वो पछुआ पवन 30 से 60 तक चल रही है, वायदा पेटी खिसकेगी तो 35 से 65 चल जाएगी, नीचे आएगी तो 25 तक आ जाएगी। गोलार्ध कहां से बदलेगी? गोलार्ध तो एक ही बदल सकती है, व्यापारिक पवन। गोलार्ध तो केवल व्यापारिक पवन बदल सकती, क्योंकि ये दोनों विषुवत रेखा की ओर आती, तो विषुवत रेखा पार करते ही तो दूसरा गोलार्ध आ ही जाएगा। भाई आप एक बात बताओ, ये पवन यहां तक चल रही है 0 डिग्री तक, और 0 डिग्री को पार कर दे मान लो ये, तो फिर दूसरे गोलार्ध में चलेगी, और ये 0 डिग्री को पार कर दे तो दूसरी में आ गई। ये मान लो ये है, ये थोड़ी आगे तक चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाली नीचे तक आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, गोलार्ध तो एक ही रहेगा। ये भी एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आप नोट डाल के लिखे बहुत। इसीलिए मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं, रिकमेंड किया करो। जितना फर्स्ट ग्रेड का तभी बात बनता है जब आप मेरे को लगातार क्वेश्चन देते रहोगे। हाँ, नोट। अब कोई कमेंट नहीं करता तो क्लास नर्वस सी हो जाती है। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवन, मतलब दोनों गोलार्धों में जो व्यापारिक पवन है वो कहां चलती है, कहां मिलती है? ITCZ में मिलती है। आप चाहे तो ये कह दो विषुवत रेखा पे मिलती है, एक ही बात है। जब ITCZ सूर्य के साथ उत्तरायण व दक्षिणायन होता है तो, उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार करके दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। इस बात का एक एग्जाम्पल बता दूंगा। शाबाश, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ये क्वेश्चन पीटीआई 2011 में आया था। सोचो आप, पीटीआई में आया था तो सेकंड ग्रेड जीके में भी आ सकता है, हर जगह आ सकता है। हाँ जी, पीटीआई में आया था, ठीक है। अब आपको यह बात बता देता हूं, ये आपका भारत है, ये 0 डिग्री है, और ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये तारीख है आपकी 21 जून। और शायद आपको पता होगा कि 21 जून को जब सूर्य भारत में सीधा चमकता है तो ITCZ भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होकर
उत्तर के मैदान में स्थापित हो जाती है। ITCZ का मतलब है NITCZ हो जाता है, ये मतलब लो प्रेशर बेल्ट जो सूर्य के सामने रहता है वो भारत में आ जाता है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर चलना शुरू कर देती है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर चलना शुरू कर देती है और भारत में इनका नाम होता है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवन। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवन नाम होता है। और ये आपकी कौन सी पवन है? दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। और ये देख लो आप, विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर चलना शुरू कर देती है। ये आपकी एक पवन का एग्जाम्पल था। बात आई समझ में? अरे आ गई क्या? ओके बेटा, इतने दिन तक जब हम लगातार लाइव पढ़ने लग जाते हैं तो घर की सी बात हो जाती है। कोई बात नहीं समझ में, तुरंत कमेंट किया करो, सर बताओ, दोबारा दोबारा बता देंगे, तीसरी बार बता देंगे, कहां दिक्कत आ रही है। ये हमारी बात थी। अब हम चलेंगे पछुआ पवन के पास। पछुआ पवन, तीन बातें तो वही सेम, कहां से कहां चलती है, कौन से कटिबंध की स्थायी पवन है, दिशा क्या होती है, वर्षा करती है या नहीं करती है, यही बातें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। देख लेते हैं। ये विषुवत रेखीय निम्न वायदा पेटी, ये 30 से 35 उच्च वायदा पेटी, और ये आपकी 60 से 65, क्योंकि अभी हमें जो चाहिएगी वो 60 से 65 चाहिएगी। और ये ध्रुवों वाली, ठीक है जी। आपको पता ये क्या था? LP लो प्रेशर, ये क्या था? HP हाई प्रेशर। ये क्या रहेगा? LP, और ये क्या रहेगा? HP। HP यानी हाई प्रेशर, LP मतलब लो प्रेशर, और HP यानी हाई प्रेशर। ये आपकी 5 से 5 थी, ये 30 से 35 थी, ये 60 से 65 थी, और ये 30 से 35 थी, और ये 60 से 65 थी। ये मैं भी PPT बना के लगा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाता, लिखूंगा तो आपको बार बार आपको सुनने पड़ेगा, बार बार समझ में आएगी। अब आपको पता है जो पवन कहां से कहां चलेगी, यहां से यहां, उसका नाम है पछुआ, है कि नहीं है? उसका नाम क्या है? पछुआ। यही बात है ना? अब आप देखो, आप ये पवन, इसका नाम है पछुआ। अब ये किधर मुड़ेगी भी? दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध इधर जा रही है, दाईं ओर मुंह कर दो, कर दिया। ये दाईं ओर कर दिया। अब सर एक लाइन खींच ले इसको, आर पार होगी, आर पार होगी ना, आर पार। अब उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा क्या है? ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये आपका उत्तर, और ये आपका पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। बाकी चलाने की जरूरत ही नहीं है, एक में ही समझ में आ गई। और ये किधर मुड़ेगी? जिधर मुंह है उधर मुंह कर लो। ये बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मोड़ दो। ये आपकी बाईं ओर हो गई कि नहीं होगी? बाईं ओर। ये कहां से कहां चली? ये उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर चली। एकदम क्लियर है। इन लाइनों को ऐसे क्रॉस करके देख लो, पेपर में जिस भी पवन का आ जाए वो आपको पता होनी चाहिए कहां से कहां चलेगी, और फिर उसको आर पार करके आप देख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर। ओके,
बात समझ में आ गई यहां तक की? चलो अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहली बात, इन बातों को लिखना शुरू करते हैं। कौन सी बात को सबसे पहली बात शुरू करेंगे? पछुआ पवन चलेगी कहां से कहां, तो बताओ कहां से कहां चलेगी? ये पवन उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से, ये पवन उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से, ये उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से इसकी ओर चलती है। कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ये आपको पता होनी चाहिए भाई, ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी पेटी का नाम कौन सा है। हां, उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। ये पवन उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। सही बात है। अब आप अक्षांश बता दो। तो ये 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चलती है। ठीक है जी। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, ये वाला कौन सा कटिबंध है? उष्ण। उष्ण। ये वाला कौन सा है? शीतोष्ण। शीतोष्ण। ये वाला कौन सा है? शीत। शीत। तो आपको समझ में आ गई, 3 पवन 3 कटिबंध, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये पवन शीतोष्ण कटिबंध की स्थायी पवन है। तो 3 स्थायी पवन है, 3 कटिबंध है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। यही बात हमने पहले व्यापारिक में लिखी थी। फिर हमने 2 नंबर लिखी थी दिशा, तो यहां पे भी दिशा लिखेंगे। आप बताओ उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या रहेगी? और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या रहेगी? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध में दिशा, उत्तरी गोलार्ध ये दिशा है, तो ये कौन सी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आप लिख दोगे ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सही बात है जी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये यहां से, तो ये हां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये पवन दोनों गोलार्धों में कहां से चल रही है? पश्चिम से, और इसीलिए इसका नाम क्या है? पछुआ। बस यही बात थी, और क्या बात थी? ये पवन दोनों गोलार्धों में पश्चिम से चलती है, अतः पछुआ पवन कहलाती है। सही बात है भाई, पश्चिम से आएगी तो पछुआ, पूर्व से आएगी तो पूर्वा, उत्तर से आएगी तो उत्तरादि, दक्षिण से आएगी तो दक्षिणादि। ये वाली बात है। अगला सवाल क्या बनेगा? ये पवन किधर जा रही है? ध्रुव की ओर। ध्रुवों की ओर जाएगी तो आगे जाने पे क्या होगी? ठंडी, और ठंडी होगी तो क्या करेगी? वर्षा। अब आप देख लो, 35 से तो चली है, तो 40 में जाते ही बारिश होनी शुरू। 40 से 60 के बीच जो भी महाद्वीप है, अब मान लो यहां कोई महाद्वीप ऐसे है,
तो उसके पश्चिम वाले भाग में ही तो बारिश होगी, क्योंकि पश्चिम वाले भाग में तो ये महासागर से जाएगी, तो जिधर से महासागर से जाएगी वहां बारिश ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो ये बात है। अगली बात पे चलते हैं। अरे आप बताओ, ये आपका एक महाद्वीप है ऐसे, और मान लो ये है 35 और ये है 60 डिग्री, तो यहां ये उत्तरी गोलार्ध में पवन ऐसे ही तो चल रही हैं, और ये क्या है? समुंदर। तो जैसे इस पे पहुंचेंगी तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां करेंगी? इस पे। ये महाद्वीप का क्या होगा? पश्चिमी भाग, इसका नाम होगा पश्चिमी यूरोप। जो जो पवन आगे बढ़ेंगी बारिश कर देंगी, पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपके ये कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब क्या हो जाते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक जाते जाते पवनों में पानी बचता नहीं है। तो ये याद रखें। हाँ, ये पवन जो जो आगे बढ़ती है ठंडी होती जाती है, और पवन ठंडी होगी तो उसके अंदर जो जलवाष्प वो पानी में बदलेगा, बारिश करेगा। अतः ये पवन वर्ष भर वर्षा करती है, पूरी साल बारिश करेंगी, पूरी साल चलेंगी तो पूरी साल करेंगी, लेकिन ज्यादा बारिश करेंगी 40 से 60 के बीच, 40 से 60 के बीच, और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, चाहे वो कोई भी भाग रहे पश्चिम वाला। ये पवन 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 40 से 60 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्ष भर खूब वर्षा करती हैं। ये मुख्यतः देखो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप बिल्कुल अटलांटिक महासागर के तट पे पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा, ये थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे यहां क्योंकि बहुत काम की बात है। पश्चिमी कनाडा, पश्चिमी कनाडा, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी चिली, क्योंकि बेटा चिल्ली बहुत लंबी होती है, चिल्ली जो होती है वो ऐसे होती है, तो इसका उत्तरी तो भाग मरुस्थल है और मध्यवर्ती भाग सी एस जलवायु रखता है, और नीचे वाला सी एफ ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो नीचे नीचे होता है ये दक्षिणी पश्चिमी चिल्ली। और ऑस्ट्रेलिया में तथा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड, ये आपके क्षेत्र हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 2 नंबर, ये फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट, सेकंड ग्रेड, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। ये 4 आपके क्षेत्र हैं विश्व में जो पछुआ पवनों से वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए।
ठीक है जी, ये तो आ गई समझ में, इसमें क्या है। चलो कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, समझ में ही हो तो। आ गई, आ गई तो हम अगली बात पे चलेंगे। अगली बात हमारी ये कहती है कि ये पवन चलती है 40 से 60 के बीच, और पूरे दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम देखें, पूरे दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम देखें, ये 0 डिग्री है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो यहीं रह जाता है, यहीं रह जाता है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जरूर थोड़ा सा नीचे तक रहता है। बाकी तो ये पूरा क्षेत्र क्या रहता है, खाली, पूरा क्षेत्र खाली रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता ही है। या तो पूरा महासागर है। अब महासागर में घर्षण बल क्या होता है, कम। घर्षण बल कम रहेगा तो पवन क्या चलेंगी, तेज, बिल्कुल चलेंगी साहब। उनको क्या कहेंगे, बहादुर पछुआ, गरजता 40 सा, भयंकर 50 सा, चीखता 60, वो वाली बात है। तो आप सुने, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच महासागर की अधिकता है, अतः घर्षण बल कम होने के कारण पछुआ पवन तेज गति से चलती है, तेज गति से चलती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को बहादुर पछुआ कहते हैं, ब्रेव वेस्टर्लीज, ब्रेव बहादुर पछुआ कहते हैं। बिल्कुल, ये यहां चलती है दक्षिणी अमेरिका के तट पे, और दक्षिण अमेरिका के जो नाविक है ना, नाविक, मछली पकड़ने वाले नाविक, उन्होंने ये सब नाम दिए हैं। हाँ, ये आपके आरपीएससी सेकंड गेट 2018 में आया हुआ है, सेकंड गेट 2018 में आया, फर्स्ट गेट यूजीसी नेट में तो हजारों बार आया हुआ सवाल है। हाँ, दक्षिणी अमेरिका के नाविकों ने दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग नाम दिए हैं तीव्रता के आधार पर। यह भी बात याद रखें, तीव्रता के आधार पर। देखो आप क्या नाम दिए हैं, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे। 40 डिग्री पे नाम दिया गरजता 40 सा। बच्चा याद करके राजी हो जाता है कि सर 40 को 40 सा दिया, अच्छा ठीक बात है। 50 को नाम दिया बैंकर या प्रचंड 50, और 60 को नाम दिया चीखता या दहाड़ता 60। अब बच्चा याद कर लेता है 40 सा, 50 सा, 60। एग्जाम में सवाल आता है 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे
पछुआ पवनों क्या कहते हैं? गरजता पचासा, बैंकर पचासा, चीखता पचासा, दाढ़ता पचासा। जितना आपने याद किया उतना तो पेपर में ही आ जाता है क्वेश्चन में। तो ये वाली बात रहती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि पछुआ पवनों को ये जो नाम है ये किसने दिए थे? ये नाविकों ने दिए थे। याद रखना, ये नाम जो दिए थे वो दक्षिण अमेरिका के नाविकों ने दिया था। प्रारंभ के वर्षों में तो इस बात पे भी खूब पागल बनाया एग्जाम में कि पछुआ पवनों को गरजता चालीसा, बैंकर पचासा नाम किसने दिए? नाम देते थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज, हेरोडोट्स और दक्षिण अमेरिका के नाविक। हाँ, बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात पे चलें। अब अगली बात में दो बातें हैं। एक तो वही चक्कर वाली बात, तो वो भी बता देता हूं। उसका नाम होगा फेरल चक्कर। फेरल चक्कर व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में कौन सा बन रहा था? हेडली चक्कर। पछुआ पवनों के चक्कर में क्या बनेगा? फेरल चक्कर। तो आप ऐसे कह सकते हो, पछुआ पवनों के क्षेत्र में बनता है। चक्कर तो आप समझ ही गए, कोशिका तो आप समझ ही गए क्या होती है। यह अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि यहां दो क्षेत्र से पवन आ रही, इनडायरेक्ट भी काम चल रहा है। अप्रत्यक्ष कोष या रोसबी कोष, रोसबी कोष भी कहलाता है। एक बात। दूसरी बात, वैसे तो वो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी यहां हम थोड़ी सी बात बता देते हैं। ये आपकी पेटी है 60 से 65, इधर से आपकी पवन आ रही है पछुआ, ठीक है। इधर ये ध्रुवीय आई प्रेशर है, इधर से पवन आएगी आपकी ध्रुवीय, ये पवन होगी ध्रुवीय, ये पवन होगी पछुआ। आपको पता है ये कैसी होती है? गर्म एवं आर्द्र। और ये कैसी होगी? ठंडी एवं शुष्क, ठीक है। ये ठंडी एवं शुष्क होगी, ये गर्म एवं आर्द्र होगी। अब होगा क्या? जब ये आपकी ध्रुवीय पवन जो क्या है? ठंडी एवं शुष्क, ये जब कभी भी जहां भी किससे टकराएगी? पछुआ से। पछुआ कैसी है? गर्म एवं आर्द्र पानी लेके आई है। जैसे टकराएंगी, ये गर्म और आर्द्र होने के कारण हल्की होती है, ऊपर उठती है, और ध्रुवीय पवन जो होती है वो भारी होती है, इसलिए नीचे उतरती है। और इन दोनों के बीच में एक डलवाकार सतह बन जाती है, और इस सतह का नाम होता है वातागर, फ्रंट। और इस फ्रंट से ही आगे चल के क्या बन जाता है? शीतोष्ण चक्रवात। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि ध्रुवीय और पछुआ पवनों के टकराने से क्या बनता है? शीतोष्ण चक्रवात बनता है। क्या बनता है? शीतोष्ण चक्रवात। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ, आ गई।
तो अब हमारे पास एक लास्ट पवन और बच गई जिसका नाम है ध्रुवीय पवन। ये आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, दोनों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट, और ये हम मान लेते हैं 60 से 65 वाला एलपी। ये मान लेते हैं 60 से 65 वाला एलपी। ये लो प्रेशर बेल्ट है। ध्रुवीय पवन कहां से चलेगी? ध्रुव से। ध्रुवीय पवन कहां से चलेगी भी? ध्रुव से चलेगी, उप ध्रुवों की ओर आएगी। सही बात है। किधर मुड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। दाईं ओर मोड़ दो, इधर है दायां, ये आपका दायां, ये दायां। और तुम्हें शायद पता है कि सबसे ज्यादा कोरियलिस बल का प्रभाव इसी पे होता है। ये किधर मुड़ेगी? बाईं ओर। इसका बायां हो जाएगा ये ऐसे चलेगी। ये सेम उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में आपकी व्यापारिक पवन चल रही थी। जिस दिशा में आपकी व्यापारिक पवन चल रही थी, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। देख लो आप, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, सेम वही दिशा है जो आपकी व्यापारिक पवन की दिशा थी। सेम वही दिशा है जो कौन सी पवन की दिशा थी? व्यापारिक पवन की। यह बात आपको पता होनी चाहिए। यह आपकी तीसरी और आखिरी स्थायी पवन, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, पहली बात, यह पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से किधर चलेंगी? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगी। सही बात है ना? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगे। कौन से कटिबंध की स्थायी पवन होगी? शीत कटिबंध की स्थायी पवन। सेम वही बात है। अगली बात आपकी आ गई दिशा। उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होगी? अभी तक आपको पता चलने लग गया उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, ये नीचे आ गई दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। सेम वही बात। एक बात और, ध्रुवीय पवन पर कोरियालिस बल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, अतः ये पूर्वा पवन हो जाती हैं। ये ज्यादा ही पूर्व से पश्चिम चलने लग जाती है, इसलिए पूर्वा पवन हो जाती है। अब अगला सवाल है, क्या ये वर्षा करेंगी? नहीं, दूरों से तो आई है, तो ये वर्षा नहीं करेंगे। ये पवन वर्षा नहीं करती है। ये पवन वर्षा नहीं करती। वर्षा कहां करेंगी आप बताओ? ये तो जहां से चल रही है उससे आगे आने पर क्या हो रही है? क्या हो रही है? ये तो आगे आने पर गर्म हो रही है। और इन पवनों के क्षेत्र में कौन सा ध्रुवीय चक्र बनेगा? इन पवनों के क्षेत्र में
ध्रुवीय कोशिका, ये तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि इडली कोशिका फेरल कोशिका तो फिर भी पूछ लेंगे, इसका तो सवाल ही नहीं होता। तो ये आपकी कोशिका थी, ये आपकी बातें थी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, बताओ? बताओ भी, समझ में आ गई तो ओके। हमारी स्थायी पवनें कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे कल अगली पवनों की। तब तक के लिए अलविदा।